मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अंतरिक्ष यान जिसका नाम है स्टारशिप एवेलॉन, ये धरती से कम 30 साल पहले निकल चुका है और वो आने वाले 90 साल में एक ऐसे ग्रह पर पहुंचने वाला है जहां पर पृथ्वी जैसा ही इन्वायरमेंट पे, जहां पर इंसानों के जीने लायक ज़मीन है। इसी खोजे हुए ग्रह को इन्होंने एक नाम दिया है द कॉलोनी वर्ल्ड ऑफ होमस्टेड 2। और उस पर पहुंचने के लिए इनको 120 साल का सफ़र तय करना होगा, जहां तक कि इन्होंने 30 साल का सफ़र तय कर लिया है। तभी उसी शिप के सामने बड़े बड़े से ग्रहों के टुकड़े आ जाते हैं, लेकिन उसमें इतने एडवांस फीचर से बनाया गया होता है कि वो उन पत्थरों को चीरते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन अब उसके सामने एक बहुत बड़े भी मलबा होता है, वो उस शिप के सामने आ जाता है और उसमें से एक बड़ा सा पत्थर उस शिप से टकरा जाता है। लेकिन वो शिप उस पत्थर को तोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन उस पत्थर को तोड़ने की इनकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसकी वजह से अंतरिक्ष यान में कुछ गड़बड़ी आने लगती है। दरअसल इसी शिप में 5000 पैसेंजर और 258 क्रू मेंबर होते हैं और ये लोग गहरी नींद में होते हैं। दरअसल इन्हें एक स्लीपिंग चेंबर में सुलाया गया होता है क्योंकि इनकी उम्र कभी बढ़े ना। स्लीपिंग चेंबर भी काफ़ी एडवांस फीचर से बने हुए होते हैं और जैसे ये लोग होमस्टे 2 के पास पहुंचेंगे ये लोग अपने आप जाग जाएंगे और इनका लंबा सफ़र देखते हुए इन्हें इनकी उम्र भी कभी नहीं बढ़ेगी। जैसे ये लोग जाग जाएंगे इनकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये शिप ऑटो पायलट सिस्टम पे होता है, इसीलिए इस शिप को चलाने के लिए किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं होती। दरअसल ये लोग जैसे ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने ही वाले होंगे उससे कई महीने पहले ये लोग जाग जाएंगे। शिप में पिछली बार जो टकराव हुआ था उसकी वजह से यहाँ पर कुछ टेक्निकल गड़बड़ हो चुकी थी और इसी गड़बड़ी की वजह से एक स्लीपिंग चेंबर फेल हो चुका था और उसी स्लीपिंग चेंबर के फेल हो जाने से एक पैसेंजर नींद से जाग गया था जिसका नाम होता है जेम्स प्रेस्टन। लंबी नींद में से जागने के बाद जेम्स अपने आप को होश में लाने की कोशिश करता है और वहाँ पर जो ऑटोमेटिक सिस्टम होती है उन्हें वो याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो एक स्टार एवेलॉन शिप पर है और वो एक पैसेंजर है और वो अपने सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जेम्स को ये लगने लगता है कि वो अब अपने मंजिल के काफ़ी करीब है, इसीलिए उसे उस स्लीपिंग चेंबर्स में से जल्दी उठा दिया गया है। तभी वो स्लीपिंग चेंबर्स में से जाग जाता है और वह उसी शिप में आदमियों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उस शिप में उसे कोई भी आदमी नहीं मिलता। जेम्स अब उस शिप की तलाशी लेने लगता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं मिलता। इसी वजह से जेम्स काफ़ी परेशान हो जाता है कि एक प्रोजेक्ट रूम में पहुँच जाता है जहाँ से वो आदमियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। वो अब एक शिप की वजह से उसी शिप के मेन सेक्शन में पहुँच जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स वाले रोबोट्स होते हैं और उन्हीं रोबोट से वो पूछताछ करता है कि हम कहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी आदमी क्यों नहीं जागा, लेकिन उसे कोई भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। इसीलिए वो अब एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर एक लेडी उन्हें उस शिप के बारे में और उस नए ग्रह के जन के होमस्टेड के बारे में कुछ जानकारी दे रही होती है। जेम्स उस औरत से एक सवाल पूछता है लेकिन वो औरत नहीं होती, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट होता है, यानी कि वो एक होलोग्राम होता है। उसे भी वहाँ पर कोई सही जवाब नहीं मिल पाता। अब जेम्स एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहां पर आकाशगंगा यानी कि तारामंडल के बारे में बहुत सारी जानकारी मौजूद होती है और उस शिप के बारे में भी वहां पर बहुत सारी जानकारी मौजूद होती है। वहां पर जाकर जेम्स को ये पता चलता है कि वो होमस्टेड 2 पर पहुंचने में अभी उसको 90 साल बाकी है, यानी कि वो किसी टेक्निकली गड़बड़ी की वजह से बहुत जल्दी जाग गया है और वो अब सिर्फ 30 साल सफ़र कर कर वहाँ तक पहुँचा, यानी कि वो 90 साल वो वहाँ पर बूढ़ा होकर वही मर जाएगा। और वो इसीलिए वो काफ़ी परेशान हो जाता है और उस रूम से बाहर आ जाता है और उन रोबोट से पूछता है कि मुझे धरती पर मैसेज करना है। तभी वहाँ पर उसे एक डेस्क दिखाई देता है और वहाँ पर वो मैसेज रिकॉर्ड कर धरती पर भेज देता है, लेकिन वो मैसेज धरती पर 13 साल में पहुंचेगा और उसका जवाब 25 साल में उसे उसका जवाब मिलेगा। ये देखकर जेम्स और भी परेशान हो जाता है। अब सारे सवालों के जवाब मिलने पर जेम्स अब काफ़ी दुखी हो जाता है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन वो उस शिप के चक्कर काटने लगता है। तभी अचानक से उसे उस शिप में एक बार दिखाई देता है और उसी बार में एक और आदमी दिखाई देता है जो कि जिंदा होता है। जेम्स उससे बातें करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है, लेकिन करीब जाकर देखता है तो वो एक रोबोट होता है। ये एक एंड्रॉयड रोबोट होता है और इसका नाम होता है आर्थर। आर्थर अब जेम्स की मदद करना चाहता है, इसीलिए वो उसे ड्रिंक्स की ऑफ़र भी करता है और उससे कुछ जानकारी बताने की भी कोशिश करता है। लेकिन आर्थर को उस शिप के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए यानी उसको ड्रिंक देने के लिए बनाया गया होता है। इसीलिए इस वजह से भी अब जेम्स और भी दुखी हो जाता है।
जेम्स अब अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसी रोबोट के साथ बातें करता है और वहाँ पर ड्रिंक भी करता है। तभी जेम्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगने लगता है कि उसी स्लीपिंग चेम्बर को रिपेयर करने के लिए या फिर उसे रिबूट करने के लिए उसी पायलट रूम के पास जाना होगा और उसी पायलट रूम में उसका कुछ तो सिस्टम होगा जिसे एक्टिव करने से वो स्लीपिंग चेम्बर पहले जैसे लॉक हो जाएगा और उसमें जाकर वो फिर से सो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले उस पायलट रूम को ढूंढना होता है। वो उस मैनुअल की मदद से पायलट रूम को तो ढूंढ लेता है, लेकिन उस पर एक सिक्योरिटी का गेट होता है, उसे वो तोड़ने में नाकामयाब रहता है क्योंकि वो एक खास टेक्नोलॉजी से बनाया गया होता है। कई कोशिश करने के बाद भी जेम्स उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाता और वो थक कर वही सो जाता है। जैसे ही वो अगली सुबह उठता है वो फिर उसी आर्थर के पास जाकर शराब पीने लगता है और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने आप से भी बोर हो चुका होता है, उस रोबोट से भी बोर हो चुका होता है क्योंकि उसे अपना अकेलापन काफी छलने लगता है। इसीलिए वो उस आर्थर से बातें करते हुए एक दिन आर्थर उसे ऐसी सलाह देता है कि तुम अपने अकेलेपन से काफ़ी बोर हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें अपने आगे वाली लाइफ एंजॉय में बितानी चाहिए। जो तुम्हारे आसपास है उसी में से तुम्हें अपने एंजॉयमेंट का साधन ढूंढ लेना चाहिए। जेम्स अपने आप को मनोरंजन के लिए उसी शिप में वहाँ पर कई सारे खेलने की जगह जैसे कि स्विमिंग पूल खेलने लगते हैं। वो उन सारी चीज़ों का यानी कि बार टेंडर या जो होलोग्राफिक प्रोग्राम पिक्चर सारी चीज़ों का वो आनंद उठाता है। लेकिन वो कई हद तक उनके आनंद उठाने के बाद वो फिर से बोर हो जाता है और फिर से वो शराब पीने लगता है और ऐसे ही एक साल बीत जाता है। अब जेम्स काफ़ी दुखी हो चुका होता है, जेम्स की भी दाढ़ी बढ़ चुकी होती है और जेम्स अब जैसे ही नींद में से उठता है वो एक स्पेस सूट के पास पहुंच जाता है और वो एक दिन अंतरिक्ष में के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो अंतरिक्ष निकलता है उसे जो नज़ारे दिखते हैं उससे वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो उसी शिप में वापस आ जाता है। जैसे ही वो उस शिप में वापस आता है वो फिर से शराब पीता है और बिना कपड़ों के ही वो अब स्पेसशिप में जाना चाहता है, यानी कि अब वो खुदकुशी करना चाहता है क्योंकि वो अकेलेपन से काफ़ी तंग आ चुका है। लेकिन वो अपना इरादा बदल लेता है और वो शराब उठाकर पीने लगता है और वैसे ही वो स्लीपिंग चेम्बर के पास पहुंच जाता है। उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो वही ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जैसे ही अब जेम्स को होश आता है वो एक स्लीपिंग चेम्बर के पास सो रहा होता है और वो जैसे ही होश में आता है वो देखता है कि उसके सामने एक स्लीपिंग चेम्बर है, उसके अंदर एक लड़की है। वो लड़की बेहद खूबसूरत होती है, उसका नाम होता है अरोरा। जेम्स उसे देखता ही रह जाता है, उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। लेकिन वो उसके पास बैठकर उसके बारे में जितने भी जानकारी होती है वो इकट्ठा करने लगता है। उसके पास एक वीडियो टेप्स होते हैं, उन्हें वो देखने लगता है और उन वीडियो टेप्स में से उसके बारे में सारी जानकारी वो निकाल लेता है। अब वो आर्थर के पास भी पहुंच जाता है और वो उसे के बारे में भी बताने लगता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगता है। इसीलिए वो उसके बाद जेम्स ये इरादा बना लेता है कि वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए अब वो अरोरा का स्लीपिंग चेम्बर खराब कर देगा। इसकी वजह से अरोरा भी जाग जाएगी। लेकिन जेम्स को ये डर लगता है कि अगर उसने अरोरा को जगा दिया और वो वही बूढ़ी होकर मर गई, वो कभी होम स्टेट नहीं पहुंच पाई, इसके जिम्मेदार सिर्फ जेम्स होगा। ये जानकर जेम्स उस बात से डरने लगता है, इसीलिए वो अब अपना इरादा बदल लेता है। वो स्लीपिंग चेम्बर को नहीं खोलना चाहता। लेकिन जैसे ही वो शराब पी लेता है वो फिर से अपने अकेलेपन में पहुंच जाता है और वो वही बात करता है कि वो अरोरा को फिर से जगाएगा और उसे अपनी बीवी बनाएगा। ऐसा कई दिनों तक चलता है कि सुबह उठकर जेम्स अपने आप को शीशे में देखता है और वो अरोरा को ना जगाने की बात करता है और जैसे ही शाम होती है वो अरोरा को जगाने की बात करता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते। एक दिन जेम्स अरोरा को स्लीपिंग चेम्बर्स में निकालने का मन बना ही लेता है और उस स्लीपिंग चेम्बर को खोल देता है। वो काफ़ी डर भी जाता है और वो अपने कमरे में भाग जाता है। अरोरा को जैसे ही होश आता है जेम्स तैयार होकर अगले ही रूम में वो अरोरा से मिलने जाता है और उससे ऐसे पेश आता है जैसे उसे जानता ही ना हो और वो उसे उस शिप के बारे में सारी जानकारी बताने लगता है। ये सब देखकर अब अरोरा भी काफ़ी शॉक में आ जाती है। अरोरा तो सबसे पहले उस शिप में से उस स्लीपिंग चेम्बर को सुधारने की बात करती है, लेकिन जेम्स उसे बताता है कि वो कई बार कोशिश कर चुका है, ये नामुमकिन है। लेकिन जेम्स ये सब कर चुका है, उस पायलट रूम को भी खोलने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो नाकामयाब रहा और अब तंग आकर अरोरा भी अपनी कोशिश जारी रखती है, लेकिन उसके हाथ भी कुछ नहीं लगता। दोनों ही थके हारे अब एक जगह पर बैठ जाते हैं। जेम्स अब ये नहीं चाहता कि वो भी इस अकेलेपन से बोर हो जाए और वो नाराज रहे,
इसीलिए अब जेम्स उसे उस शिप में जितने भी मनोरंजन के साधन होते हैं वो उन सब से मिलवाता है और उनसे इंजॉय करने के लिए कहता है। यहाँ तक कि वहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी होता है, वहाँ पर भी जेम्स और अरोरा दोनों ही इंजॉय करते हैं और उन एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी लाइफ बिता है। दरअसल जेम्स अरोरा को काफ़ी चाहने लगता है, इसीलिए वो लिए एक रोबोट भी तैयार कर लेता है और उसकी मदद से वो उसे डिनर के लिए भी कहता है और वैसे ही अरोरा उसे हाँ भी कर देती है। अरोरा जेम्स के इरादों को अच्छी तरह से समझने लगते हैं, इसीलिए वो अब उसके साथ ही रहना चाहती है। ये लोग एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि ये लोग अब डिनर करके आर्थर के पास बातें करने के लिए बैठे ही रहते हैं। अरोरा और इन दोनों के बीच बातचीत चल रही होती है, तभी जेम्स अब आर्थर को बताता है कि हमारे बीच अब ऐसा कुछ नहीं रहा जिससे हम एक दूसरे को नहीं पहचानते, हम लोगों में सारी बातें होती रहती है। और ये बात जानने के बाद वहाँ से जेम्स निकल जाता है और अरोरा वही रहती है। तभी आर्थर उसे ये बता देता है कि जेम्स ने ही उसे स्लीपिंग चेम्बर्स में से जगाया था। इस बात को सुनकर अरोरा काफ़ी टूट जाती है और वो अब जेम्स से नफरत करने लगती है, क्योंकि उसी की वजह से अब वो कभी होम स्टेट तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए अरोरा अब काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है। तभी वहाँ पर जेम्स भी आ जाता है, लेकिन वो अब जेम्स से काफ़ी नाराज़ है, जिससे वो जेम्स पर गुस्सा उतारने की कोशिश करती है और उससे दूर रहने के लिए बात करती है। अब इसी बात से अरोरा काफ़ी नाराज़ होती है, इसीलिए वो जेम्स को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। इसीलिए अब वो अपने आप को अकेला कर लेती है और उसी तरह से ज़िंदगी बिताने लगती है जिस तरह से पहले वो जेम्स बिता रहा था। और इसी बात को लेकर उन दोनों में काफ़ी नाराज़गी होती है और ये एक दूसरे से बात भी नहीं करते। लेकिन अब जेम्स उसे मनाने की काफ़ी कोशिश करता है, काफ़ी मनाने के बाद भी अरोरा नहीं मान पाती। अब वो अरोरा को इम्प्रेस करने के लिए वो उस शिप में एक बड़ा सा पेड़ अरोरा को खुश करने के लिए वहां पर लगा देता है, जैसे कि उसे होम स्टेट यानी या फिर धरती जैसी फीलिंग आए और वो बिल्कुल भी अपने आप को अकेला या फिर उसी शिप में होने का एहसास ना होने। इसीलिए वो उस शिप को धरती जैसा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी कोशिश के बीच में अचानक से एक कैप्टन, जो कि उसका भी स्लीपिंग चेम्बर खराब हो जाता है और वो भी नींद से जाग जाता है। उसका नाम होता है गस मैंस्कुसो। वो जैसे ही उस स्लीपिंग चेम्बर्स में बाहर आता है, वो सबसे पहले वहां पर पहुंच जाता है जहां पर जेम्स ने एक पेड़ लगाया हुआ होता है और उसी पेड़ को देखकर आवाज लगाता है जिसने भी ये पेड़ लगाया है। तभी वहां पर जेम्स और अरोरा भी आ जाती है। कैप्टन अब उस शिप में छानबीन करना शुरू कर देता है कि ये सब गड़बड़ी कैसे हो रही है। तभी वो समझ जाता है कि स्लीपिंग चेम्बर में गड़बड़ी हुई है और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर, जैसे कैप्टन गस उस स्लीपिंग चेम्बर को चेक करने जाता है, वो देखता है कि एक स्लीपिंग चेंजर पावर की गड़बड़ी से खराब हुआ है और दूसरा स्लीपिंग चेम्बर किसी इंसान के छेड़खानी की वजह से खराब हुआ है। तभी वो जेम्स पर शक करने लगता है और जेम्स वहीं पर पहुंच जाता है और वो उसे सच बता देता है। ये सब उसने अरोरा को पाने के लिए किया था और उसका अकेलापन दूर करने के लिए किया था। इसीलिए अब गस इस बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि इस शिप में बहुत बड़ी गड़बड़ी आने वाली है। इसीलिए वो शिप की छाननी करने लगता है। तभी उसे ये पता चल जाता है कि पिछले कई सालों में इस शिप में छोटी मोटी गड़बड़ियां आने लगी और कई सारे सिस्टम बंद होकर स्टार्ट हो रहे हैं और इसका कारण ढूंढने के लिए अब कैप्टन और जेम्स अरोरा मिलकर उस प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। इसी बीच कैप्टन गस चक्कर आकर गिर जाते हैं। जेम्स उसे एक मशीन पर लेटा देता है। ये मशीन एक मेडिकल मशीन होती है जिसकी वजह से ये लोग शरीर में होने वाले सारी घटनाओं की जानकारी देता है। तभी उसे ये पता चलता है कि कैप्टन गस के शरीर में से कुछ टिश्यू फेल हो चुके हैं। इसकी वजह से कैप्टन काफी बीमार हो चुके, कई दिन उसके पास बचे हुए हैं, लेकिन अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। इसीलिए वो सारे मिलकर अब उस प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें अब तक वो प्रॉब्लम नहीं मिल पाई थी। अब कैप्टन गस की भी तबीयत काफी खराब होने लगी थी। इस वजह से कैप्टन अब काफी बीमार हो चुके थे और वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अकेला रखना चाहते थे। एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर कैप्टन गस की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसी दिन उसी शिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, यानी कि अब उसकी लिफ्ट भी बंद होने लगती है यहाँ तक कि वहाँ का ग्रेविटी सिस्टम भी बंद होने लगता है। इसकी वजह से सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती है और जैसे ही वो सिस्टम फिर से स्टार्ट हो जाता है सारी जगह पर आकर रुक जाती है। इसकी वजह से उन्हें चोटें भी आने लगती है और इस वजह से जेम्स और अरोरा भी काफ़ी डर जाते हैं और ये लोग अब भागते हुए कैप्टन गस के पास आ जाते हैं। लेकिन कैप्टन गस अब मरने वाला होता है, उसकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी होती है।
मरने से पहले कैप्टन गस अरोरा और जेम्स को ये बताता है कि तुम्हें अब साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को ढूंढना होगा, नहीं तो तुम भी नहीं बच पाओ। कि लोगों की भलाई के लिए तुम्हें उस प्रॉब्लम को ढूंढकर उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। और तभी वहां पर कैप्टन गस की मौत हो जाती है। अब जेम्स और अरोरा दोनों ही एक साथ मिलकर उस शिप में से मैनुअल डिवाइस की मदद से वो लोग अब मेंटेनेंस रूम की ओर चले आते हैं। जैसे वो लोग मेंटेनेंस रूम में पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहां पर कुछ सिस्टम बंद हो रहा है और ऑटो स्टार्ट हो रहा है। इसकी वजह से ये शिप ठीक से काम नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो मेंटेनेंस रूम में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर वो प्रॉब्लम नहीं मिल पाती। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो एक पावर रूम के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उस पावर रूम का दरवाजा अंदर से लॉक होता है और वो लोग अब उस डिवाइस की मदद से उस रूम को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें वहां पर बहुत सारे झटके भी महसूस होने लगते हैं। इसी वजह से वो लोग समझ जाते हैं कि ये शिप जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। कोशिश सब उस पावर रूम के डोर को खोल देता है और जैसे वो डोर को खोल देता है वहां पर बहुत सारे पावर के फ्यूज है और वो सिस्टम को खराब कर रहे हैं। और इसी वजह से वो आगे जाकर देखता है कि वहां पर एक छेद हो चुका है। उसी छेद में से कई सारा ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और कई सारी चीजें बाहर फेंकी जा रही है। ये लोग भी उस छेद की तरफ खींचे चले जाने लगते हैं, लेकिन जेम्स उस छेद को बंद कर देता है और वहां पर ग्रेविटी सिस्टम और ऑक्सीजन लेवल फिर से बढ़ने लगता है। ये सारे नॉर्मल हो रहा था, लेकिन तभी वहां पर सारे स्विचेस ऑन ऑफ होने लगते हैं। इसी वजह से जेम्स और अरोरा और भी डर जाते हैं। जैसे वो आगे अब पावर रूम में पहुंच जाते हैं, वो देखते हैं कि जिस वजह से उस शिप को एनर्जी मिलती है उसी जगह पर बहुत सारी आग लगी हुई होती है और इसी आग की वजह से उस शिप में काफी सारी खराबियां आने लगती है, यानी कि उन्हें अब प्रॉब्लम मिल चुकी होती है। अब उसे ठीक करने के लिए जेम्स एक प्लान बनाता है। वो उन सारे डिवाइसेस को एक्सचेंज कर देगा जो वहां पर खराब हो चुके हैं। इसके लिए उसे उस पावर रूम के अंदर जाना होगा और उस शिप को रिस्टार्ट करना होगा, लेकिन अरोरा उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इसमें अब जेम्स की जान भी जा सकती है। लेकिन जेम्स ये बताता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ गई थी, मैं लोगों की भलाई के लिए ही सही। अब जेम्स उस रूम में इंटर करने की कोशिश करता है। जेम्स अब उस रूम के पास पहुंच जाता है और उस रूम का दरवाजा खोल देता है और सारा जितने भी वहां पर आग लगी स्पेस में चली जाती है और इसकी वजह अब वहां पर वो पावर हाउस अब नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। लेकिन अब जेम्स काफी जख्मी हो चुका होता है, उसके प्रेशर की वजह से वो भी अंतरिक्ष लगा होता है। उसने स्पेस सूट पहना हुआ होता है। अब जेम्स बुरी तरह से घायल हो चुका होता है और वो अंतरिक्ष में तैर रहा होता है। अब अरोरा भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। अरोरा भी अब अपना स्पेस सूट पहनकर उसे बचाने के लिए अंतरिक्ष में एक केबल के सहारे निकल जाती है और वो भी अब जेम्स को जैसे तैसे बचा लेती है और अपने स्पेसशिप में वापस ले आती है। जब जेम्स अंतरिक्ष में चला गया था तब उसके स्पेस सूट में से ऑक्सीजन खत्म हो गया था, इसीलिए जेम्स वहां पर बेहोश हो गया था और वो मरने की हालत में आ गया था। अरोरा मशीन पर लेटा देती है जहाँ पर सारे मेडिकल हेल्प मौजूद होती है और उसे स्कैन कर उसका ऑक्सीजन देने की कोशिश करती है और जैसे उसे ऑक्सीजन दे जेम्स को होश नहीं आता, इसीलिए अरोरा रोने लगती है। लेकिन तब तक जेम्स ठीक हो चुका होता है और वो अपने नींद में से बाहर आ जाता है। ये देखकर अरोरा काफी खुश हो जाती है। अब कई दिन बीत जाते हैं। जेम्स और अरोरा मिलकर उस शिप को अच्छी तरह से ठीक कर चुके होते हैं। अब ये सब होने के बाद अरोरा अब जेम्स को फिर से चाहने लगती है, इसीलिए ये दोनों अब एंगेजमेंट कर लेते हैं और वहाँ पर अपनी नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। इन दोनों की दुनिया अब वही शिप होती है और वो लोग उसी शिप में अपनी आगे की उम्र काट लेते हैं। जैसे अब 90 साल पूरे होने वाले होते हैं, ये लोग जो कि पैसेंजर और 258 क्रू मेंबर जो वो जाग जाते हैं। उनमें से कई सारे लोग अब उस शिप को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उस शिप में अब इन दोनों ने एक गार्डन बनाया हुआ होता है और उनके स्वागत के लिए उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की हुई होती है। इन्हीं रिकॉर्डिंग को वो लोग अब सुनने लगते हैं और इसी के साथ साथ ये इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, पैसेंजर ये मूवी 2016 में रिलीज की गई थी। इस मूवी को साइफाई रोमांस कैटेगरी में रखा गया है। इस मूवी के डायरेक्टर है मॉर्टन टैल्डम और इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7 out of 10। आई होप कि आपको एक्सप्रेशन पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सप्रेशन पसंद आए तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद है या फिर आपको इस वीडियो के एक्सप्रेशन बनना चाहिए तो उस मूवी का नाम मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जो कि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आज तक मिलते रहेंगे। मिलता रहूँगा एक और साइफाई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।